हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और जहाँ पे भी आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं एपिलेप्सी और फिट सीजर के बारे में, यानी कि मिर्गी दौरे जिसको भी हम कहते हैं। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे ये होती है, यानी इसके पीछे कॉजेज क्या है, वजह क्या है, रिस्क फैक्टर, पॉसिबल कॉजेज, सबकी हम जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण, कितना प्रॉब्लम है तो क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, कैसे इसकी जांच की जाती है यानी डायग्नोसिस, क्या क्या टेस्ट जरूरी हैं उसकी हम बात करने वाले हैं। और हमने कुछ होम्योपैथी मेडिसिन भी रखी हुई है जिनकी भी हम जानकारी देने वाले हैं। बिल्कुल लास्ट में हम ट्रीटमेंट पार्ट रखेंगे, पर वीडियो आपको पूरा देखना है क्योंकि ट्रीटमेंट आपका बेस्ड रहता है कारण के ऊपर और लक्षण के ऊपर। तो इस तरीके से हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे, प्रिवेंशन की भी हम बात करेंगे और डाइट चेंजेस की भी हम बात करेंगे कि कौन सा डाइट आपकी हेल्प कर सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज एपिलेप्सी, व्हाट इज सीजर्स। देखिए, एपिलेप्सी एक ब्रॉड टर्म है यानी कि मिर्गी है, और सीजर और फिट्स एक तरह के दौरे हैं। यानी एपिलेप्सी में आपको फिट्स और सीजर्स हो सकते हैं, मिर्गी में आपको दौरे पड़ सकते हैं। तो एपिलेप्सी एक ब्रॉड टर्म है। तो बात करें डेफिनेशन की, देखिए क्या होता है आपको एपिलेप्सी में, एपिलेप्सी इज अ मेंटल कंडीशन, एक तरह का मानसिक रोग है, मेंटल कंडीशन है जिसमें आपका रिपीटेडली बार बार आपको सीजर फिट्स दौरे हो सकते हैं। अब सीजर्स और फिट्स क्या है, नॉर्मली आपके ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होते रहते हैं और उनका एक बैलेंसिंग रहता है जिससे हमारे ब्रेन सेल्स को मैसेजेस मिलते हैं। तो वही कंट्रोल अगर डिसरप्ट हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, यानी वो बैलेंस खराब हो जाता है जिसकी वजह से आपको फिट्स, सीजर्स हो सकते हैं। और अगर ये बार बार होते हैं तो हम इसको एपिलेप्सी कहते हैं यानी कि मिर्गी कहते हैं। ये बात करिए हमने डेफिनेशन की। फिर हम बात कर लेते हैं इसके कॉजेस की, रिस्क फैक्टर्स की, कारण की। देखिए, हम सभी एक साथ डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इसके पीछे रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या ट्रिगर्स हैं। ट्रिगर्स वैसे हम अलग से भी डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन में, जब हम डिस्कस करेंगे क्या इसके पॉसिबल कॉजेज है, यानी डायरेक्ट कॉजेज नहीं है, ये पॉसिबल कॉजेज है, पॉसिबल वजह इसके पीछे मानी जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रेन से रिलेटेड कुछ बीमारियां। देखिए, ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मान लो अगर मेनिंजाइटिस है, इंसेफेलाइटिस है, यानी ब्रेन का इन्फेक्शन हो जाना, इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाना वहां पे, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखी जाती है, यानी मिर्गी दौरे आपको उस वजह से हो सकते हैं। या फिर ब्रेन में कोई ट्यूमर हो, कोई गांठ हो, तो उसकी वजह से भी मिर्गी और दौरे की प्रॉब्लम होती है। फिर बात की जाती है, मान लो कोई अदर कंडीशन है, जैसे कोई सीवियर इलनेस है, यानी बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत ही हाई राइज टेम्परेचर, बहुत ज्यादा आपको बुखार होता है, तो उस केस में भी देखा जाता है, ऐसा उस केस में भी होता है। बात करें प्रेगनेंसी की, जैसे प्रेग्नेंट जो लेडीज होती हैं, मेटरनल कॉज में आता है ये, तो वो अगर कोई ड्रग यूज करती हैं, उस टाइम पे कोई ओवरडोजिंग कोई मेडिसिन यूज करती हैं, तो भी बच्चे को फर्क पड़ता है, तो वहां से भी ये चीज डेवलप हो सकती है। और ब्रेन इंजरी, यानी मान लो प्रीनेटल इंजरी भी हो सकते हैं कि बर्थ से पहले भी इंजरी हो सकती है, और बर्थ के बाद ब्रेन इंजरी, हेड इंजरी अगर हम बात करें, सर पे कोई चोट लगी है, ब्रेन पे कोई चोट लगी है, तो उसके बाद स्कैरिंग हो जाते हैं वहां पे ब्रेन सेल्स की, और धीरे धीरे देखा जाता है एपिलेप्सी फिट्स यानी ये दौरे उनको हो सकते हैं। तो ये कुछ कुछ कंडीशंस हैं जिनकी वजह से आपको सीजर्स, एपिलेप्टिक फिट्स ये सब हो सकते हैं। और कुछ एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स मानी गई हैं, जैसे एल्जाइमर्स है, एल्जाइमर्स के ऊपर हमने अलग से वीडियो भी डाला हुआ है, ज्यादा जानकारी के लिए आप वो भी चेक कर सकते हैं। और मेंटल कंडीशन, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वो पूरी मानसिक बीमारियां वहां पे हमने डाली हुई है और उनका इलाज भी बताया हुआ है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं और कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज हैं। HIV, एड्स भी, एड्स में ब्लेम किया गया है इसके पीछे कि एड्स में भी ऐसा कई बार देखा जाता है। और भी वजह हो सकती हैं, हर केस में अलग वजह होती है और वजह के साथ ही सिम्टम्स निकल के आते हैं। बात कर लेते हैं एज की, किस उम्र में ज्यादा होता है। देखिए, यूजुअली ये बच्चों में, यंग चिल्ड्रन में देखा गया है और ओल्डर एडल्ट्स में देखा गया है, यानी या तो ये बच्चों में देखा जाता है या फिर जिनकी उम्र 35 से ज्यादा होती है, धीरे धीरे उम्र के साथ साथ भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। और जेंडर की अगर बात करें तो मेल ज्यादा इसमें अफेक्टेड देखे गए हैं, यानी कि पुरुषों में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है। अब बात करते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स की लक्षण की।
लक्षण हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह का कौन सा टाइप से आपका। देखिए नॉर्मली अगर हम बात करें तो सीजर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है जनरलाइज, जिसमें आपका पूरा ब्रेन अफेक्ट होता है, पूरा ब्रेन प्रभावित होता है, उसकी वजह से जो सिम्टम्स हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं फोकल, यानी कि फोकल होता है यानी कुछ एक पर्टिकुलर, जिसको हम पार्शियल भी कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक एरिया ऑफ ब्रेन अफेक्ट होता है और उसकी वजह से सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, और देखिए सिम्टम्स लक्षण की जहां तक बात है वो हर एक पर्सन टू पर्सन, यानी हर एक इंसान सबका अलग अलग लक्षण हो सकता है। वो डिपेंड करेगा पर्सन के ऊपर, साथ ही साथ वो डिपेंड करेगा बीमारी कितनी सीवियर है, इंटेंसिटी ऑफ डिजीज, सीवियरिटी ऑफ डिजीज, बीमारी कितनी ज्यादा है उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ सीवियरिटी, टाइप्स ऑफ सीजर, यानी किस तरीके का है उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम फोकल और पार्शियल। जो हमने बात करी है सिंपल वाला, सिंपल में क्या होता है, आप कॉन्शियस होते हैं लेकिन आपको जो हमारे स्पेशल सेंसेस होते हैं, जैसे हमारा स्मेल है, टेस्ट है, ये चीजें धीरे धीरे कम हो जाती हैं, बट आप कॉन्शियस होते हैं, यानी आपको पता होता है कि आपको फिट्स हैं, आपको दौरे हैं, पर आपके स्पेशल सेंसेस आप लॉस कर देते हैं। फिर बात आती है इसमें कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स में प्रॉब्लम आती है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, आप अपने जैसे मान लो ट्विचिंग हो जाना, ब्लैंक स्टेयरिंग करना, आपने देखा होगा काफी पेशेंट में देखा जाता है, और अनकॉन्शियस हो जाना, यानी आपको अनअलर्टनेस, जिसको हम कहेंगे अलर्ट नहीं होना, अवेयर नहीं होना कि आपके साथ क्या हुआ है। यूजुअली ऐसा होता भी है कि जैसे जो एपिसोड आपके साथ हो जाता है बाद में जरूरी नहीं होता कि वो आपको याद भी रहे, यूजुअली ऐसा देखा जाता है। तो बात करते हैं हम जनरलाइज्ड की। देखिए जनरलाइज्ड पार्शियल की हमने बात करी थी, फोकल की, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में। अब हम बात करते हैं जनरलाइज्ड की, यानी अगर पूरा ब्रेन अफेक्टेड है तो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। इसको भी 6 कैटेगरी में रखा गया है, हम ब्रीफ कर देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसमें एब्सेंस वाला देखा जाता है। एब्सेंस को पेटेंट मॉल सीजर भी कहा जाता है, यूजुअली ये बच्चों में देखा जाता है, और इसमें आप को ये इनिशियल का भी माना जाता है, यानी इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देखी जाती है, कि थोड़ा बहुत कॉन्शियस भी आप होते हैं और हल्का फुल्का इसमें ट्विचिंग देखा जाता है। ये सबसे कम डैमेज वाला होता है, यूजुअली ऐसा देखा जाता है। फिर बात करते हैं टॉनिक की। नाम से ही पता लग रहा है टॉनिक यानी मसल स्टिफनेस, जिसमें मांसपेशियां आपकी अकड़ जाती हैं। और उसके बाद आता है एटॉनिक। एटॉनिक जिसमें आपका मस्कुलर कंट्रोल आप लॉस कर देते हैं, देखते हैं पेशेंट गिर जाते हैं, फॉलआउट्स देखे जाते हैं पेशेंट्स के, तो वो इसमें देखा जाता है। फिर बात करते हैं हम क्लॉनिक की। क्लॉनिक में यूजुअली फेस की जैसे आईज हो गया, नेक हो गया, इनकी ट्विचिंग, मस्कुलर ट्विचिंग देखी जाती है। फिर मायोक्लॉनिक आता है। मायोक्लॉनिक जिसमें आपका लिम्स का क्विक ट्विचिंग यानी फास्ट ट्विचिंग, ट्विचिंग का मतलब है मुड़ जाना, अकड़ जाना, स्टिफनेस हो जाना एक तरीके से मांसपेशियों की, तो वो देखी जाती है। और टॉनिक एंड क्लॉनिक जो सबसे सीवियर बोला जाता है, जिसको पेटेंट ग्रांड भी कहा जाता है, पेटेंट ग्रांड सीजर भी कहा जाता है। ग्रांड का मतलब इसमें बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, पूरा बॉडी ऑलमोस्ट अफेक्ट हो जाता है, मांसपेशियां आपकी अकड़ जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, लॉस कर देते हैं आप अपना कंट्रोल, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और जो आपका यूरिन और स्टूल का जो एक कंट्रोल रहता है, यानी पेशाब करने का, स्टूल का एक कंट्रोल रहता है, वो आप लॉस कर देते हैं, तो इनवॉलंटरी डिस्चार्जेस भी इसमें देखे जा सकते हैं। तो ये सबसे ग्रांड लेवल पे है, सबसे बड़ा डैमेज इसमें देखा जाता है। तो ये हमने बात करी है लक्षण की, साइन एंड सिम्टम विद टाइप्स ऑफ सीजर के हिसाब से हमने यहाँ पे लक्षण बताए हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रिगर्स क्या हैं और क्यों जानना जरूरी है। देखिए ट्रिगर्स का मतलब होता है जो आपके फिट्स दूरी को बढ़ाए, यानी उस प्रॉब्लम को और बढ़ाए, एग्रोवेट करे। इनको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको ऐसा हो चुका है तो आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, आप एक डायरी रख के उसको मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिगर ऐसे एग्रोवेट करते हैं, तो आप उनको मेंटेन करके रखेंगे तो आप बच सकते हैं। ट्रिगर यूजुअली देखा जाता है इलनेस यानी कोई बीमारी के बाद ऐसा देखा जाता है, या लैक ऑफ स्लीप यानी अगर नींद पूरी नहीं होती है उस वजह से इंसोम्निया के केसेस में ऐसा देखा जाता है। और ट्रिगर्स में स्ट्रेस सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट माना गया, अगर स्ट्रेस है तो उसकी वजह से भी देखा गया है। और काफी सारे और भी रीजंस हैं जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, तो ये हैं जो ट्रिगर्स में देखे गए हैं। बाकी सबके अलग अलग हो सकते हैं, किसी का लाइट हो सकता है, किसी को लाइट से प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को बुखार के बाद, फीवर इलनेस के बाद किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को कैफीन, अल्कोहल, ये ड्रग्स हैं, कुछ हैं जिनको इनके बाद प्रॉब्लम होती है। तो ये ट्रिगर्स आप अपने मेंटेन करके रख सकते हैं, डायरी में नोट करके रख सकते हैं। ये फ्यूचर में आपको प्रिवेंट करने के लिए, बचने में ये आपकी मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से है। तो आपको करना क्या है, बचने के लिए छोटा सा डायरी बना के उसमें मेंटेन करके रखना है कि जब आपको ऐसा एपिसोड हुआ था तो आपके आसपास कैसा स्मेल था, आपकी नींद पूरी थी कि नहीं, यानी स्लीप आपका कैसा था, और साथ ही साथ उससे पहले या उसके आसपास आपने क्या अनयूजुअल खाया था, अनयूजुअल कोई अलग से हटके क्या ऐसा कंज्यूम, कोई खाना आपने कंज्यूम किया था, लैक ऑफ स्लीप तो नहीं था,
ये अनयूजुअल स्ट्रेस आप जरूर देखें, डायरी मेंटेन करें ताकि आपका फर्दर डॉक्टर को भी केस में हेल्प मिलती है और साथ ही साथ आपका फ्यूचर एपिसोड में आपको भी हेल्प मिलती है, आप उससे बच सकते हैं। फिर बात करते हैं हम डायग्नोसिस की यानी टेस्ट की जो कि बहुत जरूरी है। देखिए डायग्नोसिस आपका पूरा मेडिकल हिस्ट्री जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हर केस अलग है और सबके रिस्क फैक्टर्स ट्रिगर्स सबके अलग अलग हैं, तो वो जानना बहुत जरूरी है। आपका फैमिली हिस्ट्री देखा गया है कि कहीं ना कहीं हेरिडिटी यानी कि जेनेटिक लिंक भी इसका देखा गया है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है कि, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है जिनको फिट्स नहीं होते, फिट्स होते हैं उनके बच्चों में फिट्स नहीं होते हैं, और जिनको होते हैं उनका भी लिंक देखा गया है, यानी थोड़ा सा लिंक है बट डायरेक्टली ऐसा नहीं है। तो जेनेटिक्स यानी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री ये सब जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेसिक टेस्ट की। बेसिक टेस्ट यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट इसके लिए बहुत जरूरी है। लिवर के फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ये बेसिक टेस्ट भी बहुत जरूरी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें ईईजी है यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जिसमें क्या किया जाता है आपके स्कैल्प पे इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं और जिसका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है ब्रेन का नोट डाउन किया जाता है, तो सब जिसमें सीजर्स होते हैं उनका पूरा वैल्यू आ जाता है वहां पे, तो वो बहुत ही हेल्प करता है आपका। तो ये किया जाता है, टेस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ इसमें इमेजिंग टेस्ट है, सीटी स्कैन, एमआरआईज है, पैट है, तो ये इसलिए किए जाते हैं ताकि पता लग जाए वहां पे कोई डैमेज है ब्रेन में, कोई सिस्ट है, कोई ट्यूमर है, तो उसके लिए इमेजिंग टेस्ट भी किए जाते हैं। काफी हेल्पफुल भी होते हैं ये। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट पार्ट की। देखिए ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, एलोपैथिक ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो वो एईडीज देते हैं यानी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आपको दी जाती हैं। कुछ केसेस में जो बहुत सीवियर केसेस होते हैं उनमें सर्जरी भी किया जाता है अफेक्टेड पार्ट का, बट वो अगेन सर्जरी कम्स विद साइड इफेक्ट्स, तो उसको बेटर टू अवॉइड कि इतना जब जरूरी नहीं है। बहुत ही क्रिटिकल केसेस में ऐसा किया जाता है जब तक रिक्वायर्ड नहीं है, जब तक जरूरी नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें डाइट की ओर बात कर लेते हैं। डाइट का अगर हम बात करें तो कीटोजेनिक डाइट इसमें रेकमेंड की जाती है। कीटोजेनिक डाइट का मतलब है जो आपका हाई फैट और लो कार्ब डाइट होता है। हाई फैट और लो कार्ब डाइट से बेनिफिट ये मिलता है कि उनको जो रिपीटेडली जितने फ्रीक्वेंसी से जो एपिसोड्स हो रहे थे, ये रिसर्च में प्रैक्टिकली प्रूव किया गया है, तो जिनको कीटो डाइट दी गई थी, कीटोजेनिक डाइट दी गई थी, तो उनमें वो एपिसोड्स कम हुए थे, यानी जिस फ्रीक्वेंसी से सीजर्स एपिसोड्स होते हैं वो उनमें कम देखे गए थे। तो ये हेल्प कर सकते हैं, काफी हेल्प करती है बच्चों में। तो एक एटकिन डाइट्स भी होती है जो आप एडल्ट्स में रेकमेंड कर सकते हैं, बट बेटर टू कंसल्ट विद योर डाइटिशियन, वो एक अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आता है फिर इसमें प्रिवेंशन, जो हमने स्टार्टिंग में करा था कि आप अपनी डायरी मेंटेन करने, कैसे आप बचें इस प्रॉब्लम से, यानी जो एपिसोड आपको बार बार हो रहे हैं आप बच कैसे सकते हैं। सबसे पहले तो हमने डाइट रिकमेंडेशन किया है, यहाँ पे आप कीटो डाइट की हेल्प ले सकते हैं। दूसरा, आप अपना डायरी मेंटेन करें कि आपको किन किन, यानी आप खुद ही ट्रिगर्स अपने नोट आउट करें कि आपको किन किन वजह से कब कब ये एपिसोड्स देखे गए हैं, तो उनको नोट डाउन करके रखें ताकि फ्यूचर में आप इनको अवॉइड कर सकें। साथ ही साथ अपना हेलमेट अपनी सेफ्टी के लिए आप जरूर पहने, और उसके साथ साथ एक ब्रेसलेट, मेडिकल ब्रेसलेट भी आते हैं, वो भी आप पहन सकते हैं इमरजेंसी हेल्प के लिए। वो आपकी हेल्प कर सकते हैं कि हाँ, और आप अपने आसपास अपने जो है नियरेस्ट वन को आप थोड़ा बता सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं कि आपको ऐसे ऐसे कंडीशन में ये प्रॉब्लम होती है, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे प्रिवेंशन की बात है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन। देखिए होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी कैसे हेल्प करती है। सबसे पहले तो होम्योपैथिक मेडिसिन कॉज के और सिम्टम के ऊपर बेस्ड है, यानी किस वजह से आपको प्रॉब्लम है और क्या आपको सिम्टम्स है, तो आपको स्पेसिफिकली इंडिविजुअली वही मेडिसिन दिया जाएगा जो आपकी हेल्प कर सकता है केस के अकॉर्डिंगली। और जिस तरीके से आपके बार बार रिपीट कर रहे थे, यानी रिकरेंट बार बार फ्रीक्वेंट जो सीजर्स फिट्स आ रहे थे, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, अगेन होम्योपैथी मेडिसिन उनको कम करते हैं, यानी जो बार बार रिकर हो रहा है प्रॉब्लम, उसको रूट से रिमूव करके कंट्रोल करके, प्रैक्टिकली देखा भी गया है पेशेंट में मेडिसिन यूज करने से वो रिकरेंस कम हो जाती है और धीरे धीरे पेशेंट में अब काफी अच्छे सक्सेसफुल ट्रीटमेंट भी देखे गए हैं। तो हमने यहाँ पे मेडिसिन रखी हुई हैं, हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम आर्टेमिसिया वल्गैरिस की बात करते हैं। देखिए आर्टेमिसिया वल्गैरिस, और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ये सभी मेडिसिन आपको साथ में नहीं लेनी होती हैं, अपने केस के अकॉर्डिंगली आप मेडिसिन लें। केस के अकॉर्डिंग का मतलब होता है जो आपके सिम्टम्स है, लक्षण है, या जो आपका कारण है। दो चीजें मिलेंगी, या तो एग्रेवेटिंग फैक्टर्स जिसको हम ट्रिगर्स कहते हैं, या फिर आपके लक्षण, दोनों में से एक चीज मैच करें, उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन ले। तो ये आर्टेमिसिया वल्गैरिस है, 30 या 200 पावर में ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन है, और इन पे देखिए होम्योपैथिक मेडिसिन पे ड्रॉपर्स लगे हुए होते हैं, कैप्स लगे हुए होते हैं इस तरीके के। तो आप इस तरीके से 2-2, 3-3 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम खाने से पहले लगातार ले सकते हैं। आर्टेमिसिया वल्गैरिस का रिस्क ट्रिगर्स क्या है कि एंगर, गुस्से से इसको प्रॉब्लम होती है, और साथ ही साथ आर्टेमिसिया में जो हमने पैरासिटामोल की बात करी थी, यानी यूजुअली बच्चों में दी जाती है,
और इसमें कॉन्शियस आप होते हैं, यानी लैक ऑफ कॉन्शियसनेस इसमें नहीं होता है, आप कॉन्शियस होते हैं तो आप फिर आर्टेमिसा वल्गैरिस यूज कर सकते हैं। सेम वैसे यूज करना है जैसा हमने अभी आपको बताया है। उसके बाद हम बात करते हैं सिकुटा की। सिकुटा भी एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, बट सिकुटा में डिस्टॉर्शन ज्यादा देखी जाते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा मालफॉर्मेशन, ट्वीचिंग, स्टिफनेस, ये बहुत ज्यादा देखी जाती है। और सिकुटा बच्चों में भी काम करती है और महिलाओं में भी काम करती है। महिलाएं प्रेगनेंसी के टाइम पे, प्रेगनेंसी से पहले भी काम करती हैं। महिलाओं में भी कई बार प्रेगनेंसी के टाइम पे ट्विचिंग, स्टिफनेस देखी जाती है, तो सिकुटा बहुत अच्छा काम करती है, आप सिकुटा दे सकते हैं। सेम वैसे ही देना है लिक्विड में 2-2, 3-3 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम, इस तरीके से लिक्विड में मेडिसिन होता है सिकुटा, तो आप दे सकते हैं। सिकुटा का एग्रेवेशन जो है हीट से एग्रेवेशन है। बच्चों को दांत निकलने के टाइम पे दिक्कत होती है, सिकुटा दे सकते हैं, और महिलाओं को प्रेगनेंसी और प्री प्रेगनेंसी में भी दी जाती है। फिर बात करते हैं हम क्यूप्रामैट की। देखिए क्यूप्रामैट एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इन सभी दवाओं पे ड्रॉपर्स लगे हुए हैं और सभी दवाइयां आपको 2-2, 3-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले लेनी होती हैं, केस के अकॉर्डिंगली। जैसे जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं सारी एक साथ नहीं लेनी है। तो क्यूप्रामैट 2-2, 3-3 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम। क्यूप्रामैट में ऑरा फील किया जाता है। ऑरा का मतलब जब आपको पता लग जाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, तो इसका थाइज में फील किया जाता है, तो काफ मसल्स में पेशेंट फील करते हैं कि मुझे ऐसा होने वाला है, तो क्यूप्रामैट आप ले सकते हैं 30 पावर में 2-2, 3-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम, वैसे ही आप ले सकते हैं। और इसका भी फियर और एंगर एग्रेवेशन है, ट्रिगर है, किस वजह से ये प्रॉब्लम देखी जाती है। बहुत सी होम्योपैथिक मेडिसिन है। जैसे हम बात करें ट्रिगर के ऊपर बेस्ड रहेंगी बैरोडोना की, तो बैरोडोना आपको बुखार के बाद अगर ये प्रॉब्लम हुई है, एपिलेप्टिक सीजर्स आए हैं, फिट्स आए हैं, तो आप बैरोडोना ले सकते हैं। बैरोडोना में गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। इसी तरीके से नक्स वोमिका है कि आपको गुस्से के बाद या आपको बुखार के बाद आया है, तो आप नक्स वोमिका ले सकते हैं। नक्स वोमिका भी हमने यहाँ पे रखी हुई है। सेम वैसे लेना है 30 पावर में 2-2, 3-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले, और इस तरीके से एक बार में एक मेडिसिन लें, ट्रिगर और सिम्टम से मैच करके लें, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एंगर में कैमोमिला भी बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें ब्रेन ट्यूमर की, तो इसमें प्लम्बोमैट, कॉनियम, ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मेन बात यहाँ पे ये है कि क्या आपका कॉज है, रिस्क फैक्टर्स है, उसके ऊपर होम्योपैथी मेडिसिन बेस्ड होते हैं। सो होपफुली ये वीडियोस आपकी मदद कर सकें। आप इन्हें लाइक करें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पे घंटी दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेटेड रहें। वीडियो के स्क्रीन पे भी अलग अलग वीडियोस डाले हुए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए आप उन पे भी क्लिक कर सकते हैं। और मेडिसिन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अपने केस के हिसाब से आप एक मेडिसिन खरीदें और उन्हें यूज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।